गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से सी इंटर के लिए टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं। जो टैक्स का जो पेपर है आपका 100 मार्क्स का है। 50 मार्क्स का आपका इनकम टैक्स है और 50 मार्क्स का आपका जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो पहले हम इस वीडियो में जीएसटी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 आईसीआई के स्टडी मटेरियल से हम स्टडी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके जो पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम चैप्टर्स के क्वेश्चन भी करेंगे और पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी सॉल्व करेंगे। और जो रेफरेंस बुक्स होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो अच्छी रेफरेंस बुक है, उनके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, जीएसटी के बारे में वो दे रखा है। पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। इस चैप्टर में आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल में क्या दे रखा है। एक तो जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया आपको पढ़ना है। जेनेसिस मतलब किस तरह से इंडिया में जीएसटी आया है, जीएसटी की उत्पत्ति कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई, वो आपको इस चैप्टर में पता पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लाया गया है जीएसटी, जबकि पहले से बहुत टैक्सेस लग रहे थे इंडिया में, तो उन्हें रिप्लेस करके जीएसटी क्यों लाया गया है। नीड क्या है जीएसटी की इंडिया में। फ्रेमवर्क जीएसटी में एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया में फ्रेमवर्क क्या है जीएसटी का, किस तरह से जीएसटी कलेक्ट होता है, बेनिफिट्स क्या हैं जीएसटी के। और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के पावर के बेस पे ही इंडियन गवर्नमेंट सबसे टैक्स कलेक्ट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है टैक्स के कलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। टैक्स तो क्या होता है ये आपको पता है, वैसे जनरली आपने सुना होगा। टैक्स एक कंपलसरी अमाउंट है, एक इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन है जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू की नीड होती है, तो टैक्स गवर्नमेंट के लिए इनकम है। आपके लिए तो एक तरह से एक्सपेंस है, खर्चा है, पर गवर्नमेंट के लिए वो इनकम है और उस इनकम से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है कंट्री में। तो हम पढ़ लेते हैं इसको। इन एनी वेलफेयर स्टेट, किसी भी वेलफेयर स्टेट में, ऐसा कोई भी स्टेट जो पब्लिक की भलाई करना चाहता है, इट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डेवलपमेंट नीड्स, कि वो अपनी जो बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं डेवलपमेंट के लिए वो पूरी करे। एंड इट्स पीपल बाय वे ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और इसके लिए वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करे, पब्लिक की भलाई के लिए खर्चा करे। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, बढ़ता हुआ देश है। हैज़ बीन स्ट्राइविंग टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, इसकी ज़रूरतें हैं वेलफेयर स्टेट की ज़रूरत। इंडिया एक कल्याणकारी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, तो इसको बहुत सारी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी है विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। पर रिसोर्सेज कम है हमारे पास में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है इंडिया में। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू बीइंग द लेवी ऑफ टैक्स, तो मेन जो इनकम सोर्स है गवर्नमेंट का वो है टैक्स की लेवी। लेवी मतलब चार्ज, टैक्स को लगाना पब्लिक पर। दो द कलेक्शन ऑफ टैक्स इज टू ऑगमेंट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल टू द गवर्नमेंट, टैक्स से रेवेन्यू के पास, टैक्स एक रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आनी चाहिए जितनी हो सके। टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, ताकि गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस दे सके ओवर द ईयर्स। इट हैज़ बीन यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, एक तरह से फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है टैक्स लगाना। फिजिकल पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी भी आप बोलते हैं। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपनी इनकम डिसाइड करती है कि कहाँ कहाँ से वो इनकम लेके आएगी, किन किन सोर्सेज से वो इनकम लेके आएगी और कैसे कैसे उसे एक्सपेंड करेगी, कैसे कैसे एक्सपेंडिचर इंकर्ड होगा। तो ये फिजिकल पॉलिसी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें रेवेन्यू भी शो करेगी गवर्नमेंट की किस तरह से वो रेवेन्यू लेके आएगी और कहाँ कहाँ उसे स्पेंड करेगी, खर्च करेगी। और जो बजट आता है वो फिजिकल पॉलिसी का ही पार्ट होता है। टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दस टैक्स आर कलेक्टेड टू फुलफिल द सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। मेन जो टैक्स कलेक्शन का मेन मोटिव होता है कि जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो सके, सोशल ऑब्लिगेशन को गवर्नमेंट पूरा कर सके, मेन गवर्नमेंट का यही मोटिव होता है। ये जो हाईलाइट्स कर रखी मैंने लाइन, इसका मतलब है कि ये लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। पर हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे अपनी बुक से, क्योंकि उससे एक नॉलेज डेवलप होती है। अगर आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ते हैं तो एक नॉलेज डेवलप होती है, प्लस आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट डिमांड करता है कि एटलीस्ट आप 70 to 80% तो उसी की लैंग्वेज फॉलो करें। थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से मिक्स करेंगे, ऑब्वियसली 100% तो कोई मगअप नहीं कर सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज, पर कोशिश करनी है कि लॉ के पेपर में कोई भी लॉ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो एग्जैक्ट वर्ड आ रहे हैं वही आप उसको लिखें। जैसे यहाँ लेवी ऑफ टैक्स आ रहा है तो आप चार्ज ऑफ टैक्स लिखेंगे तो मतलब तो वही है, पर लेवी एक लीगल टर्म है, तो आपको लॉ के, अगर पेपर है कोई भी लॉ का एक्ट पढ़ रहे हैं तो आप लॉ के वर्ड ही ज़्यादा यूज़ करें। तो चाणक्य के अकॉर्डिंग टैक्स का मतलब क्या है, कलेक्ट टैक्स फ्रॉम सिटीजन एज हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। जैसे मधुमक्खियाँ फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं शहद बनाने के लिए, जेंटली प्यार से एंड विदाउट इन्फ्लिक्टिंग पेन, बिना पेन, कोई फ्लावर को पेन नहीं होता है। ऐसे ही गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक पे टैक्स का बहुत ज़्यादा बर्डन न डालें जिससे पब्लिक पेनफुल फील करे। आप पब्लिक से नॉमिनल अमाउंट कलेक्ट करें डेवलपमेंट के लिए।
अब क्वेश्चन उठता है टैक्स को हम अगर कोई पूछे आपसे कि टैक्स क्या है, आप कैसे डिफाइन करेंगे टैक्स को। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय टैक्स, तो मैं तो बोलूँगा टैक्स कंपलसरी तो है ही, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने बोल रखा है, कोई अपनी इच्छा से तो टैक्स जनरली देना नहीं चाहेगा। बहुत रेयर होगा कि कोई आदमी बोलेगा हम अपनी इच्छा से टैक्स देंगे। तो आप टैक्स कंपलसरी तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या रखा है, प्लस मोरल भी है। आप इस कंट्री से कमा रहे हैं, आप इस कंट्री में रह रहे हैं। हर कोई सोल्जर बन के आर्मी या नेवी में नहीं जा सकता है। अपने देश के लिए एक और तरीका है कुछ देने का, आप अपनी इनकम का एक नॉमिनल अमाउंट, जो भी अमाउंट गवर्नमेंट डिमांड कर रही है, पे करिए, ताकि आपकी जो मोरल ऑब्लिगेशन है देश के प्रति वो फुलफिल हो सके। तो टैक्स कंपलसरी तो है, मोरल भी है। तो मैं जनरली क्या बोलता हूँ, टैक्स इज़ अ कंपलसरी कम मोरल ड्यूटी। जैसे आपने कई बार ऐड देखे होंगे, न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, अकाउंटेंट कम रिसेप्शनिस्ट या रिसेप्शनिस्ट कम अकाउंटेंट, कैशियर कम अकाउंटेंट, यानी जो दोनों काम संभाल ले। तो टैक्स इज़ अ कंपलसरी कम मोरल ड्यूटी है। पर यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया, देखिए, व्हाट इज टैक्स। अ टैक्स इज डिफाइंड एज अ पेक्यूनरी बर्डन। पेक्यूनरी मीन्स मॉनिटरी। मॉनिटरी में तो पैसे में बर्डन पड़ता है। लेड अपॉन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मीन नेचुरल पर्सन, जैसे मैं और आप। प्रॉपर्टी ऑनर्स, प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगता है। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, तो जो पेमेंट आप देते हैं उससे गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है। अ पेमेंट एग्जेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, और ये जो पेमेंट कलेक्ट करती है एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी करती है। ऐसा नहीं होगा कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपसे मन चाहे बेसिस पे टैक्स लेगा। एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होगी, एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, एक कानून बनाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे टैक्स लिया जाएगा। अ टैक्स इज़ नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट। ऑब्वियसली वॉलंटरी पेमेंट तो नहीं है, कोई अपनी इच्छा से जनरली नहीं करना चाहता, और डोनेशन नहीं है, बट एन इन्फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, आपसे जानबूझ के लिया जा रहा है, इन्फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। एग्जेक्टेड परसुएंट, परसुएंट मीन्स अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी आप पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बिना कानून बनाए आप पब्लिक से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही कलेक्ट किया जाएगा। In simple word, tax is nothing but money that people pay to the government. टैक्स के वो पैसा है जो गवर्नमेंट को लोग देते हैं, which is used to provide public services, जो पब्लिक सर्विसेज में यूज़ होता है। अब टैक्स भी दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब बेसिक फ़र्क क्या है, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें पेयर और बियरर सेम पर्सन होता है, यानी आप अपने टैक्स का बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। आप अगर इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको ही गवर्नमेंट को टैक्स देना, राइट। आप ये नहीं कह सकते मेरे मम्मी पापा से टैक्स ले लीजिए। तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें पेयर, यानी जो पे कर रहा है गवर्नमेंट को टैक्स, और बियर भी वही करेगा। ठीक है, जैसे मिस्टर ए कोई जॉब कर रहे हैं, इन्हें टैक्स देना है 10,000 रुपीज़ का, तो ये अपनी जेब से ही देंगे, ये अपना बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, आप किसी से लेके सरकार को पैसे नहीं दे सकते। तो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच पेयर एंड बियर आर सेम पर्सन। पर इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें पेयर एंड बियर एंड डिफरेंट पर्सन होता है, यानी पे कोई और करेगा और उसका बर्डन किसी पे पड़ेगा। जैसे जीएसटी अभी आप पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये पे कौन करेगा, बिजनेसमैन। पे तो बिजनेसमैन करता है गवर्नमेंट को, राइट, वो आप, पर बर्डन वो कस्टमर पे डाल देता है, आप पे डाल देता है, राइट। तो पेयर एंड बियर दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें पेयर एंड बियर आर डिफरेंट पर्सन। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें पेयर बियर सेम पर्सन होते हैं। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, जो आप पढ़ेंगे आपके कोर्स में है। इनडायरेक्ट टैक्स के तो बहुत सारे एग्जांपल है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, सी फाइनल में पढ़ेंगे आप कस्टम ड्यूटी। तो इन्होंने क्या क्या रखा है, पढ़ लेते हैं। अ डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज, एक तरह से चार्ज यानी बर्डन है, विच इज इम्पोज, जो कि लगाया जाता है डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर पर, एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, और आपको ही पे करना होता है बाय द पर्सन जुरिस्टिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन से मैं और आप, टैक्स में नेचुरल पर्सन को इंडिविजुअल बोलते हैं, जैसे मैं और आप। जुरिस्टिक पर्सन होते हैं जिससे लॉ ने बनाए, जैसे कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म, तो उन्हें भी टैक्स देना होता है। तो जुरिस्टिक्शन मतलब लीगल पर्सन भी हो सकते हैं और नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, ऑन whom इट इज इम्पोज, जिस पे वो लगाया जाता है। आर डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर टू समवन एल्स, आप डायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, आप कंज्यूमर से लेके गवर्नमेंट को जमा नहीं करा सकते डायरेक्ट टैक्स, अगर आप करेंगे तो इलीगल होगा। अ सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स इम्पोज इन इंडिया इज इनकम टैक्स, इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हुआ।
इफ़ द टैक्स पेयर इज जस्ट अ कॉन्ड्यूट, जो टैक्स पेयर है वो कॉन्ड्यूट मतलब मीडिएटर है। जैसे जीएसटी के लिए कौन लेता है, बिजनेसमैन कस्टमर से लेता है, गवर्नमेंट को जमा कराता है, तो जो बिजनेसमैन है वो तो मीडिएटर हो गया। एंड एट एवरी स्टेज द टैक्स इंसिडेंट मतलब टैक्स का बर्डन इज पास्ड ऑन टिल इट फाइनली रीच द कंज्यूमर, कंज्यूमर पे पड़ता है जब तक वो गुड्स कंज्यूमर के हाथ में नहीं जाता, बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट होता है। हु रियली बियर द ब्रंट ऑफ इट, जिसे उस टैक्स का बर्डन बियर करना होता है। सच टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें जो पेयर होता है वो जनरली कॉन्ड्यूट एक मीडिएटर होता है, बर्डन किस पे जाता है, कस्टमर पे जाता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हुआ। एंड इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स, आप अपने इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी पे शिफ्ट कर सकते हैं, किसी से लेके आप गवर्नमेंट को जमा करा सकते हैं। किसी से मतलब एंड कंज्यूमर जिसको आप वो प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। इट्स इंसिडेंस मतलब बर्डन ऑफ टैक्स इज बॉर्न मतलब उठाना पड़ेगा बाय द कंज्यूमर को खुद, हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट और सर्विस, जो प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करेगा। वाइल द इमीडिएट लाइबिलिटी टू पे टैक्स, पर जो लाइबिलिटी आएगी टैक्स पे करने की, मे फॉल अपॉन अनदर पर्सन मतलब बिजनेसमैन पे आएगी। सच एज मैन्युफैक्चर, वो मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, यानी वो बना के कोई सामान बेच रहा है, और प्रोवाइडर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, और सेलर ऑफ गुड्स का सेलर भी हो सकता है। यानी सिंपल सा लॉजिक है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे जाएगा जो उस गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करेगा, पर पेमेंट तो कौन करेगा, बिजनेसमैन, पर बर्डन बियर करेगा कस्टमर। अब जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। व्हाट इन बाय प्रोग्रेसिव नेचर सर और रिग्रेसिव नेचर? रिग्रेसिव नेचर का मतलब होता है कि जैसे आपने टैक्स के लिए 10% है किसी प्रोडक्ट पर, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए, तो 10% पे करना होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन है, जैसे कोई बहुत रिच पर्सन है, वो पार्ले जी का बिस्किट खरीदेगा, ₹10 का है वो पैकेट, तो वो भी ₹10 ही देगा, राइट। और कोई गरीब आदमी खरीदेगा तो भी ₹10 देगा, और इसमें इनडायरेक्ट जीएसटी तो इंक्लूड होता है। तो रिग्रेसिव नेचर है, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पेइंग कैपेसिटी क्या है कस्टमर की, वो रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है कि वो देना ही पड़ता है सबको। जबकि प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स क्या होता है, जैसे जैसे आप इनकम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप इनकम अर्न करते जाएंगे, आपको टैक्स पे करना होगा, आपका टैक्स बढ़ता जाएगा, और इसका एग्जांपल इनकम टैक्स है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, यानी जैसे जैसे आप इनकम कमाते जाते हैं आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। और रिग्रेसिव नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है, मतलब वहाँ पे पेइंग कैपेसिटी नहीं देखी जाती है कस्टमर की, वहाँ इक्वली अमाउंट से सबको टैक्स पे करना होता है। तो ये लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसे कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो चीज़ कंज्यूम करने पे लगता है, कोई गुड्स ले रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं। दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, वो रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, यानी पेइंग कैपेसिटी नहीं देखी जाएगी कस्टमर की, बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे, कि कौन कितना पे करता है वो नहीं देखा जाएगा। ऑल द कंज्यूमर इंक्लूडिंग द इकोनॉमिकली चैलेंज भी है, भले वो आप गरीब आदमी भी हो, द ब्रंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इक्वली, उसे इक्वली बर्डन उठाना पड़ेगा, यानी टैक्स की रेट चेंज नहीं होगी। इनडायरेक्ट टैक्स आर लेविड, यानी चार्ज किए जाते हैं ऑन कंजम्पशन, कोई कंज्यूम कर रहे हैं आप चीज़ को, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मूवी टिकट्स खरीद रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, प्रिविलेज कोई फायदा और प्रिविलेजेस ले रहे हैं, कोई राइट ले रहे हैं, बट नॉट ऑन इनकम और प्रॉपर्टी। इनकम और प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स लग रहा है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, पर इसके अलावा किसी कोई कंजम्पशन पे, कोई एक्सपेंडिचर पे, कोई प्रिविलेजेस, वाटर पार्क में जा रहे हैं, फैसिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, प्रिविलेजेस या राइट पे लगेगा। अर्लियर नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स वर लेविड इन इंडिया, पहले जीएसटी आने से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे इंडिया में। देखिए कौन कौन से टैक्स लगते थे पहले, एक नेमली एक्साइज ड्यूटी लगती थी, इसे प्रोडक्शन टैक्स भी बोलते थे, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स भी बोलते थे। जैसे आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकालते थे सामान, आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। कुछ प्रोडक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट भी लेती थी एक्साइज ड्यूटी मतलब प्रोडक्शन टैक्स। तो ये बर्डन भी आप कस्टमर पे शिफ्ट करते थे, उसी से लेते थे पैसे। कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है, ये जीएसटी आने से बंद नहीं हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है। अगर आप इंडिया से कोई बाहर भेज रहे हैं सामान या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं कई लोग इसे। सर्विस टैक्स, अगर आप किसी कोई सर्विस लेते थे पहले इंडिया में, सर्विस टैक्स लगता था। कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं, किसी आप शॉप में जा रहे हैं जहाँ पे सर्विस दी जा रही है आपको। सर्विस का मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहे तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, सर्विस मतलब इनटेंजिबल, जिसे आप देख नहीं सकते, प्लस वैल्यू एडिशन होता है। तो ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि गुड्स में और सर्विस में डिफरेंस बताइए, वैसे नहीं पूछेगा,
पर आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है। तो गुड्स तो टेंजिबल चीज़ होती है, टेंजिबल मतलब जो दिखाई देती है, जिसे जो मार्केट में आती है बेचने और ख़रीदने के लिए, टेंजिबल चीज़ वो गुड्स होती है, ठीक है। सर्विस होती है इनटेंजिबल, इनटेंजिबल तो आप समझते ही हैं, जिसे देख नहीं सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, इंटेंजिबल होगी और उससे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है। वैल्यू एडिशन जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप ऑब्वियसली आपकी वैल्यू में इंक्रीज होगा, फील कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है। तो सर्विस एक इंटेंजिबल चीज़ होती है जिससे कोई वैल्यू एडिशन आपको मिलता है। तो ये भी बंद हो गया है, जीएसटी के आने से सर्विस टैक्स भी जीएसटी में मर्ज हो गया, एक्साइज ड्यूटी भी जीएसटी में मर्ज हो चुकी है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप सामान बेचते थे, जैसे महाराष्ट्र से कोई सामान राजस्थान में जा रहा है तो इसे बोलते थे इंटर स्टेट सेल, जीएसटी में भी इसे इंटर स्टेट ही बोलते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल होती है तो इसे इंटर स्टेट बोलते हैं, और अगर विद इन स्टेट बिक्री है तो इंट्रा स्टेट बोलते हैं। तो जब महाराष्ट्र से राजस्थान सामान जाता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक टैक्स लेती थी जिसे सीएसटी बोलते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये भी बंद हो गया है जीएसटी के आने से, ठीक है। ये जीएसटी में मर्ज हो गया, अब सीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए जीएसटी चार्ज किया जाएगा। वैल्यू एडिड टैक्स वैट, अगर आप विद इन स्टेट बेचते थे, इंट्रा स्टेट सामान बेचते थे, अपने ही स्टेट में सामान बेचते थे, तो वैल्यू एडिड टैक्स लगता था पहले, जिसे सेल्स टैक्स बोलते थे। ये भी बंद हो चुका है, जीएसटी में मर्ज हो गया। एंट्री टैक्स, अगर कोई गुड्स आ रहा है, एंटर हो रहा है तो लेना होता था, ये बंद हो गया। परचेज टैक्स बंद हो चुका है। एंटरटेनमेंट टैक्स बंद हो गया। टैक्स ऑन लॉटरी, लॉटरी पे कोई टैक्स लगता है। बैटिंग, शर्त लगाते, बैटिंग एंड गैमलिंग, इन पर बंद हो गया। लग्जरी टैक्स बंद हो गया जो महंगी गाड़ियों पर लगता था। टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, ये सारे टैक्स बंद हो चुके हैं जो आप पढ़ रहे हैं इस पैरा में, एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी बंद नहीं हुई है, ये अभी भी लगती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे, कस्टम ड्यूटी तो आपको पे करनी होती है। हाँ, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लगता था पहले, वैल्यू एडिड टैक्स यानी सेल्स टैक्स विद इन स्टेट जो लगता था, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, लग्जरी टैक्स एंड टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, ये सब बंद हो चुका है क्योंकि ये जीएसटी में मर्ज हो गए हैं टैक्सेस। ये अब जीएसटी में क्यों मर्ज हुए, इनके आने से क्या बेनिफिट हुआ, वही हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन में क्या फ़र्क है, तो वो भी आप समझ लें। एक वर्ड होता है गैम्बलिंग, गैम्बलिंग को हिंदी में बोलेंगे जुआ, ठीक है। और एक वर्ड होता है स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन सट्टा। अब दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। देखिए, स्पेकुलेशन तो सुना होगा, सट्टा बाजार शेयर मार्केट में जनरली, और गैम्बलिंग होता है जुआ। कई लोग इन्हें एक ही समझते हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने दोनों में फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए वीट सेलर हैं, वीट सेलर तो समझते हैं गेहूँ बेचते हैं ये, ठीक है। मिस्टर बी को गेहूँ परचेज़ करने, इसके घर में शादी है आफ्टर 2 मंथ, तो ये मिस्टर ए के पास आता है, ये कहता है मुझे 1000 kg वीट परचेज़ करने हैं आपसे, और रेट डिसाइड हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है, पर केजी सपोज 50 रुपीज़, तो 50,000 का एग्रीमेंट हो गया। फ्यूचर में डिलीवरी चाहिए बी को 2 महीने बाद, पहले से बुकिंग करा रहा है क्योंकि शादी है इसके घर में, तो एग्रीमेंट कराते हैं पहले से। तो ये बोल रहा है कि 2 महीने बाद मुझे डिलीवरी चाहिए इस गेहूँ की, और ये एडवांस में कुछ पैसे दे देता है। एक को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट तो समझते हैं, एक एग्रीमेंट हो जाता है। ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और ये कुछ एडवांस देता है या मान लेते पूरे पैसे दे देता है, ठीक है। अब क्या होता है, 1 महीने बाद ही गवर्नमेंट ड्रॉट डिक्लेयर करती है। ड्रॉट तो समझते ही अकाल, ठीक है। अकाल घोषित हो जाता है कि बारिश बहुत कम होगी, इस बार बहुत कम प्रोडक्शन होगा गेहूं का। तो जैसे ही न्यूज़ मार्केट में आएगी तो खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि अकाल पड़ेगा तो खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी। तो जो गेहूं पहले 50 रुपीज़ पर केजी मिल रहा था सपोज, अब वो हो जाता है 80 रुपीज़ पर केजी, क्लियर। अब वो 80 रुपीज़ का बिक रहा है मार्केट में। तो अब ए को नुकसान है क्योंकि ए ने तो एग्रीमेंट कर लिया है 50 रुपीज़ में बेचने का 2 महीने बाद। अब क्वेश्चन उठता है क्या ए पीछे हट सकता है, नहीं हट सकता। अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वो लीगल बाउंडेशन हो जाता है। अगर आप पीछे हटेंगे तो बी पुलिस कंप्लेंट कर सकता है, आप पे सूट फाइल कर सकता है। सूट मतलब कोर्ट में जा सकता है कि ये बंदा एग्रीमेंट कर रहा है और बाद में पीछे हट रहा है, जिससे उसे प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप गलती कर रहे हैं, राइट। तो ए बी को फ़ोन करता है, ए बी को कहता है कि देखो मैं तो तुम्हें अब गेहूँ नहीं बेचना चाहता क्योंकि गेहूँ मार्केट में महंगा हो गया,
ऐसा करो, तुम 50 रुपये तो मुझे वैसे भी देने वाले थे, मेरे पास से 30 रुपये ले जाओ, क्योंकि डिफरेंस ये तो आ रहा है भाई, आपको 50 रुपये तो अभी वैसे भी देने वाला था ये को, तो ये बोल रहा है मैं दे रहा हूँ 30 रुपीज़ पर केजी, तो मेरे पास से ले जाओ 30 रुपये, अपने 50 और मेरे 30 मिला के मार्केट में किसी और से ले लो, मैं तुम्हें गेहूँ नहीं बेचूंगा। तो बी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बी का नुकसान हो रहा है वो ए देने को रेडी है। तो 30 रुपये पर केजी, 1000 केजी का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 30,000 रुपीज़ ए बी को दे देगा, राइट, और बी अपने पैसे मिला के मार्केट से गेहूँ खरीद लेगा। अब वो खरीदे ना खरीदे उसकी प्रॉब्लम है, इसमें किसी को नुकसान नहीं है, क्योंकि ए बी को जो नुकसान है उसकी भरपाई ए कर रहा है। तो इसे बोलते हैं स्पेकुलेशन। अब मीनिंग समझ लें, तो एग्जांपल हुआ विदाउट एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, बिना किसी को कुछ लिए और दिए एक पार्टी को तो हो जाए लॉस, ए के पास से तो देखिए पैसे जा रहे हैं तो माइनस के 30,000 लिखूंगा, और एक पार्टी को हो जाए गेन, यहाँ लिखूंगा 30,000 प्लस के, बी के पास पैसे आ रहे हैं। वापस सुन लें, विदाउट एक्सचेंज एनी गुड्स एंड सर्विसेज, बिना किसी गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज किए एक पार्टी को हो रहा है प्रॉफिट और एक पार्टी को हो रहा है लॉस। अब वो बी खरीदे न खरीदे उसकी इच्छा है, 30,000 उससे मिल गया, अब वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो बात की बात है, वो नहीं भी खरीद सकता है, राइट। तो इसे बोलते हैं स्पेकुलेशन। विदाउट एक्सचेंज एनी गुड्स एंड सर्विस, वन पार्टी इन अ गेन पोजीशन, अनदर पार्टी इन अ लॉस पोजीशन, दिस सिचुएशन नोन एज स्पेकुलेशन। आप इसे सट्टा बोलते हैं, और ये परफेक्टली लीगल है, क्योंकि इसमें रुपए, मार्केट चेंज हो रहा है ना, आपने कोई शर्ट नहीं लगाई है, मार्केट ने चेंज किया है, इसमें वैल्यू का उतार चढ़ाव हो रहा है, इसमें प्राइस में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये लीगल है, इसे इलीगल नहीं बोल सकते हैं। तो इसे बोलते हैं स्पेकुलेशन का प्रॉफिट। बी को तो 30,000 का सट्टे का प्रॉफिट हुआ और ए को 30,000 का लॉस हुआ। अब आप गेहूं की जगह से शेयर समझ लें, रिलायंस का शेयर, टाटा की कोई शेयर समझ लें, शेयर मार्केट में ऐसे ही होता है, राइट। ये गेहूं को जगह आप शेयर एज्यूम कर सकते हैं, किसी कंपनी का शेयर था जिसपे दोनों ने एग्रीमेंट किया था। तो ये होता है स्पेकुलेशन। विदाउट एक्सचेंज लिख लेना आप अपनी लैंग्वेज में, विदाउट एक्सचेंज एनी गुड्स एंड सर्विस, वन पार्टी इन अ गेन पोजीशन, अनदर पार्टी इन अ लॉस पोजीशन ड्यू टू प्राइस वेरिएशन, प्राइसेस में चेंज होता है, तो दिस सिचुएशन नोन एज स्पेकुलेशन एंड दिस इज परफेक्टली लीगल। ये बिल्कुल लीगल है, इसमें इलीगल जैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, मार्केट में प्राइस चेंज हुई है। अब आते हैं गैम्बलिंग पे। ये होता है जुआ, ठीक है। गैम्बलिंग तो समझते ही हैं, ठीक है। आप कोई जुआ खेल रहे, कोई इवेंट जिसमें प्राइस का कोई वेरिएशन नहीं होगा, जैसे किसी ने बोला कि आज विराट कोहली ने शतक लगा दिया तो मैं तेरे को 1,00,000 रुपये दूंगा, अगर नहीं लाया गया तो तू मुझे 1,00,000 रुपये देगा। तो ये बैटिंग है, शर्त लगाना, गैम्बलिंग, ठीक है। तो ये परफेक्टली इलीगल होता है कई स्टेट में, ठीक है। गैम्बलिंग, बैटिंग और ये जो है, इन्हें स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि उन एक्टिविटीज़ को लीगल भी डिक्लेयर कर सकती है और इलीगल भी डिक्लेयर कर सकती है। इसे कई स्टेट में कुछ लॉटरी वगैरह आज भी बिकती हैं तो वहाँ लीगल है, किसी स्टेट में लॉटरी बैन कर रखी है तो वहाँ अगर बेचेंगे तो इलीगल है। तो यहाँ कोई प्राइस का वेरिएशन नहीं होता है, इसमें एक शर्त लगाई जाती है कि भाई ये इवेंट होगा तो तुम मुझे पैसे देना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और ये लीगल और इलीगल डिक्लेयर करना स्टेट गवर्नमेंट के पावर में आता है। तो ये होता है गैम्बलिंग। इसमें कोई प्राइसेस में वेरिएशन नहीं होता है, इसमें जो इवेंट होती है घटना, आप उस पर बैट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। तो आई होप आपको गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। However, indirect tax in India witnessed a paradigm shift on July 1st, 2017। 1 जुलाई 2017 से इंडिया में GST अप्लाई हुआ था विद यूशरेंस इनटू अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम आया, रेजिम मतलब एरिया, वेयर इन अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स थे वह अमलगमेटेड, मतलब मर्ज हो गए, मतलब खत्म हो गए, अमलगमेट हो गए, GST में मिल गए इनटू अ सिंगल टैक्स, जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम आपने दिया। The introduction of GST has been a very significant step in the field of indirect tax। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था indirect tax में, रिफॉर्म, सुधार में इन इंडिया में। कस्टम ड्यूटी कंटिन्यू इन पोस्ट GST रेजिम, पोस्ट मतलब GST आने के बाद भी कस्टम ड्यूटी कंटिन्यू। मैंने पढ़ाया था आपको, कस्टम ड्यूटी बंद नहीं हुई है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करेंगे, इंडिया से बाहर से कोई सामान मंगवाएंगे, इंडिया से बाहर कोई सामान भेजेंगे, तो यू हैव टू पे कस्टम ड्यूटी, आपको कस्टम ड्यूटी तो पे करनी होगी। इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड ओवर एग्री दैट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, राइट, वो ये कहते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं, यानी दोनों साथ ही चलते हैं। देयरफॉर अ रैशनल टैक्स स्ट्रक्चर, एक तरह से इस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, शुड इनकॉर्पोरेट इन इटसेल्फ बोथ टाइप ऑफ टैक्स, ताकि दोनों तरह के टैक्स आप कलेक्ट कर सकें।
वैसे ये लाइन इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर दे रखी है नॉलेज के लिए। अकॉर्डिंग टू द रिनाउंड फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो आप समझ तो नहीं होगा अपने नाम, इनका कहना था द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स को समझना सबसे टफ काम है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो वैसे ऐसा नहीं है, पर इन्होंने बोला है, इनकी ओपिनियन है, किसी के ओपिनियन पे अपन कमेंट नहीं कर सकते यहाँ पर। किसी को कोई चीज़ टफ लग सकती है, मुझे साइंस बहुत टफ लगेगी, ऑब्वियसली मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो वो साइंस के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा था कि जो इनकम टैक्स है वो बहुत टफ है उसे समझना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम अब डेली कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज़। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सजेशन आप देना चाह रहे हैं तो वो भी कमेंट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।